आइए हम एक नए टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। जहाँ तक अगर बात करें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की बात की जाए तो ये जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश होता है, इस वंश का पहला शासक ही होता है जिसका नाम होता है पुष्यभूति। उसी के नाम पर ही इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि पुष्यभूति वंश का नाम पुष्यभूति वंश क्यों पड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इस वंश का पहला शासक जो होता है उसका नाम होता है पुष्यभूति। उसी के नाम पर इस वंश का नामकरण कर दिया गया, इसीलिए इसको कहते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश श्रीकंठ नामक जनपद होता है। यह थानेश्वर में स्थित था। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित था तो थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है तो थानेश्वर दिल्ली और हरियाणा के आसपास है। दिल्ली प्लस हरियाणा, तो दिल्ली हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो थानेश्वर श्रीकंठ नामक जनपद होता है। और यहीं पर जो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के प्रारंभिक शासकों ने शासन करना प्रारंभ किया। पुष्यभूति वंश के बाद इस वंश का अगला शासक होता है नरवर्धन। फिर उसके बाद होता है राज्यवर्धन प्रथम। याद रखिएगा, चूँकि राज्यवर्धन दो हुए हैं इसलिए प्रथम द्वितीय का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो नरवर्धन, राज्यवर्धन, उसके बाद प्रभाकर वर्धन। है ना। तो ये प्रारंभिक तीन शासक होते हैं, नरवर्धन, राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। और इसमें जो पहला शक्तिशाली शासक होता है जिसने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को एक स्वतंत्र स्थिति में लाया। और इस वंश का पहला अगर शक्तिशाली शासक पूछा जाए कि वर्धन वंश का पहला शक्तिशाली शासक कौन हुआ, तो इस वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक होता है उसको हम प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं। जहाँ तक प्रभाकर वर्धन की बात है तो प्रभाकर वर्धन की एक दो उपाधियाँ हैं जिससे ये पता चलता है कि ये शक्तिशाली शासक था। इसकी एक उपाधि है, आइए थोड़ा सा उपाधियों को देखते हैं। तो इसकी उपाधि थी हूण हरिण केसरी। अगर ये पूछा जाए किसकी उपाधि है हूण हरिण केसरी, तो आप बता सकते हो कि प्रभाकर वर्धन की उपाधि थी हूण हरिण केसरी सिंधुराज ज्वर। अगर ये पूछा जाए ये किसकी उपाधि है, तो ये दोनों उपाधियाँ किसकी है, प्रभाकर वर्धन की। हूण हरिण केसरी का मतलब होता है कि हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान। हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान था प्रभाकर वर्धन। सिंधुराज ज्वर, सिंधु के राजा के लिए ज्वर के समान था। अगर पूछा जाए कि सिंधु के राजा के लिए किस प्रकार का ये था, तो ज्वर के समान। ज्वर का मतलब होता है बुखार, ठीक है। तो ये दोनों इसकी उपाधि थी। इस उपाधियों से ये लगता है कि इसने प्रभाकर वर्धन ने किसी हूण शासक को पराजित किया था, इसीलिए ये उपाधि इसने धारण किया। प्रभाकर वर्धन के बारे में कहा जाता है कि इसकी पत्नी का नाम होता है यशोमती इसकी पत्नी होती हैं। और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें होती हैं, अर्थात इसके 3 पुत्र थे, जिसमें से इसके बड़े लड़के का नाम होता है राज्यवर्धन और छोटे लड़के का नाम होता है हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी जिसका नाम होता है राजश्री। 2 पुत्र और 1 पुत्री, 3 संतान थी। प्रभाकर वर्धन ने जो है एक विशाल क्षेत्र में अपने इस शासन सत्ता को फैलाया। यूँ कहें कि उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्र इसके साम्राज्य के अधीन आते थे। इसके जीवन के आखिरी समय में किसी गंभीर बीमारी ने इसे ग्रसित कर लिया और गंभीर बीमारी के कारण ही जब ये
मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, तो उस दौरान ये कहा जाता है कि हूणों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए राज्यवर्धन को भेज दिया गया था। और राज्यवर्धन के साथ साथ उसका छोटा भाई हर्षवर्धन भी उसके पीछे पीछे जो है हूणों के सामना करने के लिए उसके पीछे ये भी जाता है। लेकिन ये आखेट करने लगता है, तो आखेट करने के चक्कर में ये काफ़ी पीछे रह जाता है और राज्यवर्धन आगे निकल जाता है। और उसी समय जो है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद इनकी जो पत्नी होती है यशोमती, ये सती हो जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जा सकता है। वो ये क्वेश्चन बना सकता है कि किसके मरने के बाद यशोमती सती हुई थी। तो प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद यशोमती सती हो जाती हैं। और इस बात की खबर जब संवादक के जरिए जो है सबसे पहले इस बात की खबर राज्यवर्धन को होती है, क्योंकि राज्यवर्धन जंगलों में आखेट कर रहा था और उसी दौरान उसको ये सूचना मिलती है और ये राजधानी तुरंत वापस आता है। और उसके बाद जो है इस बात की खबर राज्यवर्धन को भी होती है और राज्यवर्धन भी राजधानी वापस आ जाता है। और पिता के मरने के बाद दोनों के बीच में अब ये चलने लगता है विचार, आपस में विचार होने लगता है कि कौन शासक बने। और राज्यवर्धन चूँकि शासक बनना नहीं चाहता था, ये शासन सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहता था। और इसी बात को लेकर अभी मंत्रणा चल ही रही थी कि इसी समय जो है इसकी जो बहन थी जिसका नाम था राजश्री, जिसका विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। और मालवा का एक शासक होता है जिसका नाम होता है देवगुप्त, उत्तर गुप्त वंशी राजा देवगुप्त, ये मालवा का शासक होता है। और इस देवगुप्त ने ही शशांक गौड़ नरेश शशांक के साथ मिलकर गौड़ नरेश शशांक के साथ मिलकर इसने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। और जब इस हत्या का समाचार राज्यवर्धन को मिलता है तो राज्यवर्धन बड़ा क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होने के बाद इसने मालवा के दुष्ट शासक देवगुप्त को दंडित करने के लिए ये एक विशाल सेना लेकर चलता है। और इसका एक ममेरा भाई होता है जिसका नाम होता है भांडी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्ष और राज्यवर्धन दोनों का बचपन किसके साथ व्यतीत हुआ था। तो उसके ममेरे भाई भांडी के साथ, या हर्ष या राज्यवर्धन के ममेरे भाई का क्या नाम था। तो ये जानते रहिएगा, भांडी। इसके ममेरे भाई का क्या नाम था, तो भांडी। और इसी भांडी के नेतृत्व में भी एक सेना होती है जो इसके साथ अभियान पर जाती है। और वहाँ जाने के बाद मालवा के दुष्ट शासक देवगुप्त के साथ इसका एक भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में इसने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी, इसको राज्यवर्धन द्वितीय के नाम से जानिएगा। जब राज्यवर्धन द्वितीय ने जो है मालवा नरेश देवगुप्त की हत्या कर दी, तो देवगुप्त की हत्या करने के बाद जो देवगुप्त का साथी होता है, मित्र शासक होता है, जिसका नाम होता है गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक ने क्या किया कि राज्यवर्धन को धोखे से, अपने धोखे की चालबाजी में इसको फंसा लेता है और इसको अपने यहाँ निमंत्रण पर बुलाता है और ये कहता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। और ये ऑफ़र देता है इसको। और ये जैसे ही इसके बहकावे में आकर इसके यहाँ अतिथि स्वीकार करने के लिए जाता है, भोजन ग्रहण करने के लिए जाता है, तो उसी दौरान जो है शशांक ने धोखे से जो है राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन द्वितीय की शशांक ने हत्या कर दी और इस बात की सूचना राज्यवर्धन को मिलती है, तो इसको बड़ा कष्ट हुआ राज्यवर्धन को। और राज्यवर्धन ने इसे दंडित करने के लिए एक विशाल सेना का गठित की। और जब ये राज्यवर्धन के खिलाफ अभियान के लिए कूच करता है, तो रास्ते में ही इसका जो ममेरा भाई होता है भांडी, ये इसकी मुलाकात इसके साथ हो जाती है
और जब इसकी मुलाकात भांडी के साथ होती है हर्षवर्धन की, तो इसी दौरान जो है हर्षवर्धन को ये समाचार मिलता है कि इसकी जो बहन होती है राजश्री, वो विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए चली गई हैं। राजश्री विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए चली गई हैं। तो ये राजश्री को खोजने के लिए बौद्ध मित्र दिवाकर सेन की सहायता से ये राजश्री की खोज के लिए जाता है और अपनी सेना भांडी के नेतृत्व में यहीं छोड़ देता है। और जाने के बाद जब ये विंध्याचल में दिवाकर मित्र की सहायता से जब राजश्री चिता ही जैसे चिता तैयार करके बैठने वाली थी, तो उसी दौरान ये पहुंचता है और किसी तरीके से राजश्री को मनाकर वहाँ से वापस लाता है। और उसके बाद राजश्री को वापस लाने के बाद जो है ये गौड़ नरेश शशांक के ऊपर इसने आक्रमण किया। गौड़ नरेश शशांक के और हर्ष के बीच में हुए इस युद्ध के बारे में जानकारी विशेष रूप से नहीं मिल पाती, किसका रिजल्ट क्या रहा, किसकी विजय हुई, लेकिन संभवतः ये माना जा सकता है कि गौड़ नरेश शशांक और हर्ष के बीच में हुए युद्ध में ये जो युद्ध होता है ये अनिर्णायक होता है। हो सकता है कि गौड़ नरेश शशांक युद्ध भूमि से यहाँ से भाग गया हो, लेकिन पूर्ण रूप से इसको हर्षवर्धन समाप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इस अभियान के कई वर्ष बाद भी ये देखा जाता है कि शशांक यहाँ पर शासन करते हुए पाया जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो युद्ध होता है गौड़ नरेश शशांक और हर्ष के बीच, तो ये दोनों के बीच में हुए युद्ध जो होता है ये अनिर्णित रहा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन 606 से लेके 647 ये इसके शासन का टाइम है। 606 से लेके 647 तक हर्षवर्धन ने शासन किया। जहाँ तक हर्षवर्धन के इतिहास जानने का साधन है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसके बारे में हमको जानकारी जो है वेनसांग के यात्रा विवरण एक यात्रा विवरण इसने लिखा। यहाँ से भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेनसांग की रचना का क्या नाम था। तो वेनसांग ने एक यात्रा विवरण लिखा जिसका नाम था सीयू की। ये यात्रा वृत्तांत है, वेनसांग की रचना है। इससे बाणभट्ट के हर्षचरित से ये किसी भी शासक के चरित्र पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। ठीक है, बाणभट्ट के हर्षचरित से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ से हर्ष की 3 रचनाएं हैं, उनसे प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, और ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है? तो ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति की है। रवि कीर्ति ये ऐहोल अभिलेख किसके बारे में विशेष रूप से जानकारी देता है? तो ये जानते रहिएगा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुए युद्ध के बारे में विशेष रूप से जानकारी का एक माध्यम है। ठीक है, और सुड्ढल के ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा से भी हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इसके इतिहास जानने के साधन हैं जिनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जब भी अगर हर्षवर्धन के इतिहास जानने के वो साधन कौन कौन से हैं जिनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके इतिहास जानने के साधन हैं। आइए अब आगे देखते हैं राजनीतिक इतिहास हर्ष का।
राजनीतिक इतिहास। अभी तक हमने ये देखा कि इतिहास जानने के साधन। अब इनके राजनीतिक इतिहास की बात करें जहाँ तक, हर्ष राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शासक बना। अगर पूछा जाए कितने वर्ष की अवस्था में शासक बना, तो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शासक बनता है। और हर्ष के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी कि ये शक्तिशाली राजा होगा? तो ज्योतिषी तारक ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी होता है तारक, जिसका नाम होता है, इस नाम को जानते रहिएगा। ये ज़रा सा डीप में अंदर जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि किसने हर्षवर्धन के बारे में ये भविष्यवाणी की, ये एक शक्तिशाली राजा होगा, दिग्विजयी राजा होगा। तो ये तारक, ज्योतिषी तारक होता है, इसी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की। तो 16 वर्ष की अवस्था में ये शासक बनता है। चूँकि प्रारंभिक इसकी जो राजधानी होती है वो होती है थानेश्वर। थानेश्वर में इसकी प्रारंभिक राजधानी होती है और बाद में ये अपनी बहन हर्ष के साथ अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर देता है और अपनी बहन राजश्री के साथ ये कन्नौज की गद्दी पर राज्यासीन होता है और कन्नौज में शासन करता है अपनी बहन के साथ। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कन्नौज की गद्दी पर कौन दो ऐसे व्यक्ति थे जो साथ साथ में बैठ के शासन करते थे? तो ये दोनों भाई बहन हर्ष और उसकी बहन राजश्री दोनों कन्नौज की गद्दी पे साथ साथ बैठ के शासन किया करते थे। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। हर्ष के जहाँ तक राजनीतिक इतिहास की बात है तो प्रारंभिक में इसने पूर्वी भारत पर अभियान किया। पूर्वी भारत, मगध के पूर्वी भारत का यूँ कहें तो बंगाल और बिहार आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पूर्वी भारत के का क्षेत्र कहलाता है। तो पूर्वी भारत पर इसने सबसे पहले अपना अभियान किया और इन क्षेत्रों को जीतकर इसने अपने साम्राज्य के भाग को बढ़ाया। और उसके बाद जो है पूर्वी भारत की विजय करने के बाद हर्ष ने, जिसमें बिहार, बंगाल, ये इन सारे क्षेत्रों की, और इनको जीतने के बाद इसने जो है बल्लभी पर आक्रमण किया। बल्लभी ये यहाँ पर मैत्रक वंश का शासन होता है। मैत्रक वंश का जो शासक होता है रुद्रसिंह होता है। रुद्रसेन यहाँ का शासक होता है। तो रुद्रसेन का जो एक ये कहें कि रुद्रसेन किसका सामंत होता है? तो दत्तदूति का एज ए सामंत होता है। तो जब हर्षवर्धन ने बल्लभी पर आक्रमण किया और बल्लभी पर आक्रमण करके मैत्रक वंश के शासक रुद्रसेन को इसने पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद में इसने रुद्रसेन द्वितीय होता है, रुद्रसेन द्वितीय, तो इसके साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे कि हर्षवर्धन ने किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, तो बल्लभी नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हो न हो यही रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसका युद्ध बाद में दक्षिण के शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में हुए युद्ध का एक कारण बनता है। क्योंकि ये दत्त द्वितीय का सामंत था और दत्त द्वितीय का ये मित्र होता है और दत्त द्वितीय जो होता है वो पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था। तो कहीं न कहीं हो सकता है इस युद्ध का एक कारण यही रहा हो। ठीक है, बल्लभी के मैत्रक वंश को जीतने के बाद इसने सिंधु के राजा के ऊपर आक्रमण किया और सिंधु के राजा को इसने पराजित किया। और पराजित करने के बाद ये कहा जाता है कि सिंध के राज्य को इसने अपने राज्य में नहीं मिलाया बल्कि एज उपहार वगैरह लेकर ये शासन करने देता है। ठीक है, तो हर्ष की सिंधु विजय के बारे में कहा जाता है इसकी ये धर्म विजय थी। तो धर्म विजय वो विजय होती है जब किसी राजा के ऊपर कोई राजा आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद उस राजा को पराजित कर दे। पराजित करने के बाद बदले में उससे उपहार वगैरह लेके उसको उस क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दे शासन करने के लिए। ऐसे नीति को ही धर्म विजय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत के शासकों के खिलाफ धर्म विजय का पालन किया है और अयोध्या के राजा रघु ने भी धर्म विजय का पालन किया। तो ऐसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, कश्मीर की विजय इसने कश्मीर के शासक कहा जाता है। कश्मीर का जो शासक होता है उसके बाद भगवान बुद्ध का एक दांत होता है।
तो इसने उस भगवान बुद्ध के दांत के दर्शन करने चाहे और कश्मीर के राजा से इसने कहा कि भगवान बुद्ध का एक बार अगर आपने दांत दिखा दिया मैं उसका दर्शन कर लूँगा, तो दर्शन करने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। तो जैसे ही कश्मीर का जो शासक होता है इसने बुद्ध जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही रखा, तो जब हर्ष बुद्ध जी के दांत को देखता है तो भावुक हो जाता है और भावुक होने के बाद बलपूर्वक उसने उस दांत को उठा लाया। इस आधार पर विद्वानों ने कहा कि इसने कश्मीर की विजय की थी, लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हर्ष ने कश्मीर की विजय की। नेपाल की वजह, इसने नेपाल के शासक को भी पराजित किया था और नेपाल के क्षेत्रों पर जीत कर जो है अपने साम्राज्य के अधीन किया। और उसके बाद इसका दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय ये दक्षिण का चालुक्य वंशी शासक होता है। जब इसने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर एक विशाल भूभाग में अपने साम्राज्य को परिणित कर दिया। पूर्वी भारत में इसका बंगाल, बिहार, उड़ीसा आसपास के क्षेत्रों को लेते हुए और उत्तर भारत के क्षेत्रों में इसका मगध और आसपास के जो क्षेत्रों में इसका दिल्ली, हरियाणा, ये सब इसके शासन के अधीन आता था। और ये पश्चिम भाग की बात की जाए तो वल्लभी के मैत्रक शासक को पराजित करके इसने गुजरात आसपास के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर, समस्त उत्तर भारतीय क्षेत्रों में इसका अधिकार हो जाता है। सिंधु नदी के आसपास में भी इसका अधिकार क्षेत्र होता है। कश्मीर पर भी इसका अधिकार होता है। नेपाल के क्षेत्रों पर भी इसने विजय अर्जित की थी। तो इस तरीके से कहा जाए तो इसने एक विशाल भूभाग के क्षेत्रों में शासन किया। और उसके बाद अब इसकी जो सीमाएं होती हैं वो दक्षिण भारत में नर्मदा नदी तक टच करने लगी। नर्मदा नदी को टच करने लगी। और इधर नर्मदा नदी के दक्षिण में का जो शासक होता है इस समय वो वातापी का चालुक्य वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय होता है, जो एक शक्तिशाली शासक होता है। ये भी अपनी साम्राज्य सीमा को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। तो दोनों के बीच में नर्मदा नदी एक सीमा हो जाती है और ये इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होना संभावी हो जाता है। और जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो नर्मदा नदी के तट पे दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में कहा जाता है कि तो इस तरीके से जो है अब दोनों के बीच में युद्ध होना संभावी हो जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में हुए इस युद्ध का उल्लेख हमको ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है ये पूछा जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है तो ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति की रचना है। रवि कीर्ति की रचना है ऐहोल अभिलेख, ठीक है। और किसके बारे में जानकारी देता है तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुए युद्ध के बारे में जानकारी देता है। रवि कीर्ति किसका आश्रयदाता होता है तो पुलकेशिन द्वितीय का। ये दरबारी कवि होता है और इसी ने ऐहोल का प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख की रचना की थी। और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुए युद्ध का विवरण कहाँ से मिलता है तो वेनसांग के यात्रा विवरण से। वेनसांग इसके विवरण से भी इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। वेनसांग के यात्रा विवरण, सिवकी से भी इसके बारे में, मातवालीन के विवरण से भी हर्ष और इसके बारे में हुए युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। और ये कहा जाता है ऐहोल प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है कि असंख्य हाथियों की सेना, असंख्य सामंती सेना से सुसज्जित होकर आए हुए हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने गायब कर दिया। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था। लेकिन वहीं पर वेनसांग की बात की जाए तो ये वेनसांग यहाँ पे मौन हो जाता है। तो किसी अन्य साक्ष्य से इसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन ये युद्ध अनिर्णित रहा, इसमें किसी की भी पराजय नहीं हुई। और नर्मदा नदी को दोनों शासकों ने एक सीमा मान ली। अब इसके दक्षिण में जो है पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार और इसके उत्तर में जो है हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है। तो दोनों के बीच में हुआ यह युद्ध अनिर्णित रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जानते रहिएगा, हर्ष के दक्षिण भारत पर प्रसार करने की मंशा पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पानी फेर दिया था। तो जब भी कभी पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। और हर्ष के समय का जो दरबारी कवि होता है वो होता है बाणभट्ट।
बाणभट्ट इसका दरबारी कवि होता है। बाणभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा हर्षचरित। हर्षचरित, तो हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन वृत्तांत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अपने भाई श्यामल के कहने पर ही इसने बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित के अलावा अन्य कई सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित कादंबरी और पार्वती परिणय मुकुटताड़ी तक, ठीक है, ये इसके अन्य रचनाएं हैं। तो जब कभी अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। मुख्य रचनाएं दो ही पूछेगा, हर्षचरित और कादंबरी, ये पूछ सकता है। बाणभट्ट की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, अगर ऐसा पूछता है तो हर्षचरित और कादंबरी। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 रचनाएं की थी। कौन कौन सी? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, तीनों को जानते रहिएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, ये मुख्य रचनाएं हैं। इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने किन किन ग्रंथों की रचना की। कुछ विद्वानों ने ये बताया कि हर्ष ने इस ग्रंथ की स्वयं रचना नहीं की, बल्कि इसने किसी अन्य से इस रचना को खरीदा था, और इसका जो मुख्य रचयिता होता है वो धावक होता है। इसने धावक से इस रचना के अधिकार खरीदे थे, तो धावक, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि धावक जिससे इसने ये अधिकार खरीदे। तो इस तरीके से इनकी 3 रचनाओं के बारे में आप बता सकते हैं, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि इनकी मुख्य रचना कौन कौन सी है, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इस तरीके से हर्षवर्धन अपने समय का एक शक्तिशाली राजा होता है, और इसने उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत सारे क्षेत्रों पर राज्य किया, और इसकी उपाधि होती है शिलादित्य की। और ये बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया इसने। इसके समय में प्रयाग में एक सभा का आयोजन किया, और उसमें वेनसांग प्रयाग की महामोक्ष परिषद का आयोजन और कन्नौज की धार्मिक सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने किया था। जब भी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि प्रयाग की महामोक्ष परिषद का आयोजन किसने किया था, तो हर्षवर्धन ने। और ये इतना दयालु शासक होता है कि प्रयाग की महामोक्ष परिषद में इसने अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसके पास आखिरी समय में कुछ नहीं बचता, अपने बहन के द्वारा दिए गए वस्त्र को ही अपने शरीर पर डालकर और ये वापस आता है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा दानी होता है। और इसी के समय में वेनसांग चीनी यात्री भारत आया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, और इसने सिविक्यू नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो इस तरीके से जब हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं हर्षवर्धन अपने समय का सबसे एक शक्तिशाली राजा था। ठीक है, शक्तिशाली राजा था। तो इस तरीके से हर्षवर्धन के बारे में जब भी कभी पूछा जाए, हर्षवर्धन के बाद ही ये कहें कि हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश की स्थिति दयनीय हो जाती है, और धीरे धीरे हर्षवर्धन वंश की समाप्ति भी हो जाती है हर्षवर्धन के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक इसमें मुख्य अगर प्रश्नों की बात की जाए कि कैसे प्रश्न इस वंश से आ सकते हैं, तो इस वंश से पहला तो यही आ जाएगा कि वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पुष्यभूति को माना जाता है। इस वंश का पहला है शक्तिशाली शासक तो प्रभाकर वर्धन होता है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोमती हो जाता है। और हूण हरिण केसरी किसकी उपाधि थी, तो प्रभाकर वर्धन की होती है। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें होती हैं, तो प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें होती हैं। बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो राज्यवर्धन। छोटे पुत्र का हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम राजश्री होता है। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो ये बता सकते हैं आपकी राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। तो इस तरीके से आप ये इनसे आने वाले संभावित क्वेश्चन। और हर्षवर्धन का शासन का टाइम क्या है, तो शासन का टाइम 606 से लेकर 647 तक होता है। हर्षवर्धन ने किस ग्रंथ की रचना की, तो रत्नावली